और अब समाचार विस्तार से। विश्वविख्यात वायलिन वादक और वरिष्ठ संगीतकार सुरमनी पंडित प्रभाकर धाकड़े गुरुजी का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनका नागपुर शहर के वर्धा रोड स्थित स्वास्थ्यम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। रविवार को मोक्षधाम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। विश्वविख्यात वायलिन वादक सुरमनी पंडित प्रभाकर धाकड़े गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 74 वर्ष के धाकड़े गुरुजी ने शनिवार शाम को अंतिम सांस ली। वे बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें वर्धा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। रविवार को शहर के मोक्षधाम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। धाकड़े गुरुजी के पिताजी बालाजी पंत ने 1966 में इंदिरा नगर स्थित कॉरपोरेशन स्कूल में भास्कर संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। इसी स्कूल में धाकड़े गुरुजी ने भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। धाकड़े गुरुजी के बेटे मंगेश और विशाल भी संगीत के क्षेत्र में कार्यरत है। धाकड़े गुरुजी देश विदेश में काफी प्रशंसक है। दृष्टिबाधित होने पर भी संगीत साधना की दिव्य दृष्टि से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे 9 साल के थे तब पिता ने उन्हें अंध विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था। यहाँ वे नेत्रहीन बच्चों के ऑर्केस्ट्रा में फीमेल वॉइस में गाते थे। 1965 में विशारद होने पर 1967 में वे एसएससी गर्ल्स स्कूल में संगीत शिक्षक के रूप में पदस्थ हुए। बनारस के पंडित गोपाल कृष्णन और एम राजन के वायलिन वादन से वे काफी प्रभावित हुए थे। गायकी के अंदाज में वायलिन बजाने वाले वे दुर्लभ कलाकार थे। धाकड़े गुरुजी ने आगे चलकर वायलिन सिखाना शुरू किया और स्कूल में पढ़ाते समय वे बच्चों के लिए गाने भी कंपोज करने लगे। आगे उन्हीं की चाल पर हरिहरन, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति जैसे दिग्गज गायक कलाकारों ने गाने गाए हैं। बादलों के छटने के साथ ही अमरावती में रात का तापमान तेजी से गिरने लगा है। रविवार को अमरावती का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गोंदिया में सुबह का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों में जारी भारी बर्फबारी के कारण इन दिनों पूरा विदर्भ जबरदस्त ठंड की चपेट में है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते विदर्भ के जिलों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। तापमान में गिरावट का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। विदर्भ का गोंदिया जिला इस दौरान सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं नागपुर का पारा भी 8 डिग्री तक नीचे आ गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं वर्धा गढ़चिरौली का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री, ब्रह्मपुरी 9.6, चंद्रपुर 10.2 डिग्री सेल्सियस, अमरावती 10.4 डिग्री सेल्सियस, यवतमाल में 10.7 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 11 डिग्री और बुल्ढाना का तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 2 दिनों तक आसमान में घने बादल छाए रहे। अब बादल छटने और ठंडी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है और अगले 24 घंटे तक सर्द हवाओं का असर बना रह सकता है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा मेलघाट में क्रिकेट मैदान में पहुंची। मौका था क्रिकेट मैच का। इस मौके पर नवनीत राणा ने क्रिकेट मैच की शुरुआत कर बैटिंग का लुत्फ उठाया। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आयोजित युवा स्वाभिमान महोत्सव के तहत अमरावती प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद नवनीत राणा ने किया। इस मौके पर सांसद राणा ने क्रिकेट खेलकर पहले मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद राणा ने कहा कि राजनीति हो या क्रिकेट, मैं ईमानदारी से खेलती हूँ, इसलिए हमेशा अव्वल रहती हूँ। सांसद राणा ने ये भी कहा कि कल हमने बैलगाड़ी चलाई और आज हमने क्रिकेट खेला। इससे हम आम नागरिकों से मिलने और उनकी खुशियां बांटने का मौका मिलता है। बच्चों को सिखाते ना, वैसे सिखा रहे हैं मेरे को। सेकंड बॉल, इस बार प्रयास अच्छा था। इस बार भी फिर से देखिए वही दिशा में व्हिडिओ साईंचे व्हायरल झाले आहेत अलीकडच्या काळामध्ये। अमरावती में धनगर समाज परिचय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद नवनीत राणा, सांसद अनिल बोंडे, सांसद विकास महात्मे, एडवोकेट दिलीप एडतकर मौजूद रहे। इस दौरान सांसद नवनीत राणा ने दर्शकों को संबोधित किया। आपण सर्व एकत्र आलो म्हणून झालं, मोठ्या संख्येने आलो म्हणून झालं, म्हणजे काहीच मिळालं नाही असं नाही। आणि आदिवासींना जे तेच धनगरांना या हिशोबाने त्याच्या तशा लागू करण्यात आल्या
आणि याची घोषणा विधानसभेत झाली आणि त्याचे GR पण निघाले. ह्या सर्व गोष्टी कशामुळे झाल्या? त्याचे 1000 कोटीचे GR आहेत. असताना संसारात राहत असताना खूप काही गोष्टी आपल्याला शिकायला भेटतात. तर मला असं वाटतं की सीखना म्हणजे ये नहीं कि आपसे सब कम है, आप कितने भी बड़े हो जाओ, जो बड़ों का मान सम्मान है वो आप लोगों को देना ही चाहिए और देना ही पडेगा. आई ना, मी एक विनंती नक्की करेन, सगळे आई वडील इथे आले असन, आईचं प्रेम एवढं असते मुलींवर की लग्नाच्या दिवशीपासून लग्न झाला की सासरवाडीत गेली तर पहिलेच फोन लावते, काय म्हटलं तुझी सासूनी, साडी बरोबर आवडली की नाही आवडली, लग्न बरोबर लावलं की नाही लावलं, जेवण बरोबर भेटला की नाही भेटला, जाऊ काय बोलली, नंदा काय बोलली, आत्ती सासू काय बोलली, काकू सासू काय बोलली. त्या दिवशीपासून आईचं सुरू होऊन जाते. आईनी लग्न झाल्यानंतर 2 वर्ष आईनी आपली मुलीचे संसारात 1% इंटरफेअर करू नये आणि मुलींनी स्वतः जबाबदारी घेतली पाहिजे. आम्ही एवढे कॉन्फिडेंट आहे, त्या आईला जेव्हा लग्न झाल्यानंतर जेव्हा आपण घर सोडतो तेव्हा हेच बोलून सोडायचं की आई, या पाऊलनंतर मी माझ्या संसाराची जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकते. काही अडचणी आली तर तुझ्यासोबत मी संवाद नक्की साधन, पण तुझी जबाबदारी नाही, मला समजून देणार, माझा मार्ग भटकून नाही द्यायचा, ती जबाबदारी तुझ्यावर सोपली. हे आईने जर आपली मुलींना समजून दिलं तर आजकाल प्रमाण, मी तर असं मला भीती वाटत होते की बाई लव्ह मॅरेजच तुटतात काय, लव्ह मॅरेजमध्ये हा प्रॉब्लेम येतात काय. मी ॲडव्होकेट सोबत बोलत असताना तेच बोलली, तर ते म्हणतात मेजॉरिटी अरेंज मॅरेजेस जे असतात ते तुटतात. जेव्हा ते बोलली मी तर मला एक धक्काच वाटलं की 4 महिन्यात तुटते, 2 महिन्यात तुटते, 1 महिन्यात तुटते, बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर. नाही, तुम्ही 2 वर्ष द्या ना त्या परिवाराला समजण्यासाठी. 23 वर्ष ज्या परिवारामध्ये तुम्ही राहिले, तुमच्या आईचं भांडण नाही झालं काय, भावासोबत तुमचे भांडण होत नाही काय, मावशीयांना वर खाली आपण बोलत नाही काय, मामियांना बोलत नाही काय, मामासोबत बोलत नाही काय, तसंच संसार तोच आहे. तिथे 1% कोणी बोललं तर माझी सासू माझ्यावर बोलली म्हणून. विधायक संजय शिरसाट ने बयान दिया है कि 20 से 22 जनवरी के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. ऐसे में बहुतों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. इस पर शिंदे गुट के विधायक बच्चू कडू ने प्रतिक्रिया दी है. आता शिरसाट साहेबांना स्वप्न पडलं का मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं हे मला माहीत नाही, पण त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे का जे काय असेल ते स्पष्ट करा, एक गाव 2 तुकडे करून टाका. नाही होत असाल तरी आम्ही सरकारसोबत राहू, इमानदारीनं राहू, आम्ही त्याच्यात दूर जाणार नाही. कारण प्रश्न विकासाचा आहे. मतदारसंघातली कामं असेल, राज्यातली काही कामं असेल ते घेऊन आपण समोर गेलो पाहिजे आणि होत असेल तर ते लवकर करावं, एवढं आमचं मत आहे. कारण आमदारामध्ये ते कुजबूज वाढलेली आहे आणि त्याच्यामुळं नको ते सगळे आमदार नाराज होत असताना बरेच फोन एकमेकाला करत राहतात. त्याच्यातून कदाचित ते शिरसाट साहेबांनी सांगितलं असं का 21-22 होऊन जातं बा. तर असं ते काय म्हणते ते हा जो खेळ आहे ना भुलाबाईचा तो थांबवला पाहिजे. ते काय म्हणते कारले येऊ दे वसुनबाई असं सुरू आहे ते. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है. अमरावती में जिला स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया. आने वाली पीढ़ी में साइकिल संस्कृति को बढ़ावा देने और फिटनेस बनाए रखने के लिए अमरावती में एक साइकिल प्रतियोगिता आयोजित की गई. जिला स्तरीय ओपन साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को किया गया. प्रतियोगिता में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. अमरावती में पहली बार अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ खेल विभाग के सहयोग से ओपन साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. यह प्रतियोगिता 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 17 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के 4 चरणों में आयोजित की गई है और विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया है. इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये और प्रत्येक फिनिशर को मेडल और पहले 30 प्रतियोगियों को हेलमेट से सम्मानित किया जा रहा है.
विश्व धम्म ध्वज के अवसर पर अमरावती जिले के तिवसा में बौद्ध संस्कृति प्रचार प्रसार समिति द्वारा 3 दिवसीय पंचशील धम्म यात्रा का आयोजन किया गया है। धम्मध्वज के अवसर पर शहर के मुख्य चौक से हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायियों की उपस्थिति में धम्म रैली निकाली गई। इस रैली में भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को रथ में रखा गया। इस रैली का शहर के सभी हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस रैली में भिक्खु संघ, समता सैनिक दल, लीजियम दस्ते सहित भारतीय बौद्ध महासभा की महिलाओं और हजारों बौद्ध अनुयायियों ने भाग लिया। 3 दिनों तक चलने वाली इस पंचशील धम्म यात्रा में विदर्भ समेत राज्य के कोने कोने से बौद्ध भाई प्रवेश करते हैं। मध्य रेलवे के कोपरगांव स्टेशन पर यार्ड रीमोल्डिंग और कोपरगांव से कनेरगांव स्टेशन के बीच डबल लाइन के कार्य के चलते 3 जनवरी से 23 जनवरी तक ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक के कारण कोल्हापुर से गोंदिया के बीच चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस को 21 से 23 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है। कोल्हापुर से रवाना होने वाली कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस और गोंदिया से रवाना होने वाली गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस को 21, 22 और 23 जनवरी को रद्द कर दिया गया है। अकोला से पुणे और पुणे से अकोला के बीच सबसे लोकप्रिय महाराष्ट्र एक्सप्रेस 3 दिनों तक नहीं चलेगी। बुल्ढाना जिले में मौसम में बदलाव का असर फसलों पर पड़ रहा है। बादल छाए रहने से गेहूं और चना की फसल प्रभावित हो रही है। बुल्ढाना जिले में 2,27,213 हेक्टेयर में रबी फसल की बुआई हुई है। इस साल रबी के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है। इनमें सबसे अधिक बुआई चना और गेहूं की हुई है। कुछ क्षेत्रों में प्याज के साथ सब्जियां भी बोई गई है, लेकिन मौसम में अचानक हुए बदलाव से पिछले 3 दिनों से कोहरा बढ़ गया है, जिससे गेहूं और चने की फसल पर तंबेरा रोग के हमले की भी आशंका अधिक है। कोहरे के बढ़ने से रबी फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वातावरण खराब झाल्याने धुके पडले आणि यामुळे हरभरा पिकाचं नुकसान होत आहे। हरभरा खालून सुकत आहे। मागील महिन्यात असंच वातावरण तयार झाल्याने तूर पिकीचं नुकसान झालं। आता हरभऱ्याचं नुकसान होत आहे। यामुळे शेतकरी संकटात आला आहे। तरी शासनाने याकडे लक्ष देऊन याचा सर्वे करून शेतकऱ्यांना मदत करावी। यावर्षी हवालदिल झालेला आहे शेतकरी, तरी या मागच्या महिन्यामध्ये अशाच प्रमाणाचं वातावरण तयार झालं आणि त्याच्यापासून तुरीचा असा प्रादुर्भाव झाला की तुरीचं पीक नाहीसे होऊन गेलं आणि त्याचप्रमाणे आता कालपासून सुद्धा असंच हे धोक्याचं वातावरण आलं आणि कुठं पाणी पडलं आणि पाणी पडल्यामुळे हे धुवारीचं वातावरण झालं। त्यामुळे आता या हरभरा पिकाला तर नुकसान होऊनच राहिलं, हे पण सुद्धा पीक आता खलासच होणार आहे। यासाठी शेतकऱ्यासाठी शासनाने काहीतरी याची दखल घ्यावी। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।